हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आप सभी को पता है कि जैसे कि हमारे राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी, उसी सीरीज में जो है वो हमने इतना यानी कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे उन चारों को जो वो डिटेल से जो है वो पढ़ा है। अब हम जो है वो राजस्थान के जो अपवाह तंत्र जो है उनके बारे में स्टार्ट करेंगे। राजस्थान की नदियों के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी नदियाँ आ जाती हैं, कहाँ कहाँ पे आ जाती हैं और कौन कौन से क्षेत्र में उनका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे राजस्थान में अपवाह तंत्र की दृष्टि से इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। यानी कि राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान को अपवाह तंत्र की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें कि अगर हम सबसे पहले देखें तो अरब सागर का अपवाह तंत्र, और ये कितने प्रतिशत आता है, तो ये 17% आता है। नेक्स्ट यानी कि दूसरा अगर हम देखें तो वो आता है अंतः प्रवाह तंत्र का, यानी कि दूसरा जो आता है वो अंतः प्रवाह का अपवाह तंत्र, अंतः प्रवाह अपवाह तंत्र। और तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा आता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और राजस्थान में जो अंतः प्रवाह अपवाह तंत्र जो है उसका पार्ट आता है 60% और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का आता है 23%। यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है वो अंतः प्रवाह का अपवाह तंत्र पाया जाता है। फिर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसमें नदियाँ कौन कौन सी आ जाती हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें जो है वो एक नदी आती है साबरमती नदी, माही नदी, पश्चिमी बनास नदी। यानी कि अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदियां जो आती है उसमें साबरमती नदी आती है, माही नदी आती है, पश्चिमी बनास नदी आती है और एक नदी आ जाती है लूणी नदी। ये अरब सागर का अपवाह तंत्र आता है। और अगर हम अंतः प्रवाह में अगर हम देखें तो सबको पता है आपको कातली नदी, घग्गर नदी, खारी नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, काकुंद नदी। काकुंद नदी कहाँ पे आती है, तो ये भरतपुर में आती है, जो कि आपको आगे अच्छे से डिटेल से जो है वो हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आ जाती हैं, तो इसमें आ जाती है चंबल नदी, गंभीरी नदी, एक आती है पार्वती नदी और सबसे इम्पोर्टेंट नदी हमारी बनास नदी, जिसके बारे में रीट मेंस में क्वेश्चन किया गया था। तो आप ये जो है वो नोट कर लो कि सॉरी, अगर हम देखें तो राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि राजस्थान को अपवाह तंत्र की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। इधर जो है वो अरब सागर का अपवाह तंत्र आता है, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की नदियां। तो अरब सागर का अपवाह तंत्र कितने प्रतिशत आता है, तो 17% जो है वो भाग रखता है। इसमें जो है वो लूणी नदी, साबरमती नदी, माही नदी इस और पश्चिमी बनास नदी जो है वो अरब सागर में जाके गिरती है। फिर अगर हम देखें तो आंतरिक अपवाह तंत्र यानी कि अंतः प्रवाह का अपवाह तंत्र, राजस्थान में कौन कौन सी नदी आ जाती है, तो कातली नदी आती है, घग्गर नदी आती है, काकुंद नदी आती है, रूपनगढ़ नदी आती है, खारी नदी आती है, मेंथा नदी आती है। इन सभी नदियों के बारे में जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र आता है उसका कितना प्रतिशत आ जाता है, तो 23% जो वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र आता है। और इधर जो है वो हमारा जो आंतरिक अपवाह तंत्र आता है यानी कि अंतः प्रवाह का अपवाह तंत्र आता है, ये कितना आ जाता है, तो ये 60% आ जाता है, जो कि अपने अगर देखें तो सर्वाधिक आता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की कौन कौन सी नदी आ जाती है, तो चंबल नदी आती है, बनास नदी आती है, गंभीरी नदी आती है और इसके साथ में जो है वो हमारी पार्वती नदी भी जो है वो
सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक अंतःप्रवाह वाली नदियां कौन से राज्य में आ जाती हैं? तो हमारे राजस्थान में आ जाती हैं। इसका कारण क्या माना जाता है? तो सॉरी, इसका कारण माना जाता है यहाँ मरुस्थल की अधिकता, यानी कि इसका कारण ये माना जाता है कि यहाँ पे जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, उसका एरिया जो है वो सर्वाधिक आता है। तो यानी कि मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार आता है या मरुस्थल की अधिकता आती है, इसी कारण जो है वो यहाँ पे सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह यानी कि अंतः प्रवाह की नदियाँ जो है वो पाई जाती है, जो कि देश की सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियाँ आती है राजस्थान में। अगर हम देखें कि हमारे पूरे इंडिया के देश के कुल सतही या नदी जल का राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा आ जाता है, यानी कि देश के कुल सतही जल या नदी जल का राजस्थान में 1.16% हिस्सा आता है। यानी कि हमारे राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक नदियां आती हैं पूरे भारत देश से अगर हम देखें तुलना करके, और देश के यानी कि भारत के कुल सतही या नदी जल में राजस्थान का हिस्सा जो आता है वो 1.16% हिस्सा आता है। तो आप इसको नोट करो। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में कुल वाटर ब्लॉक कितने आ जाते हैं। राजस्थान में कुल वाटर ब्लॉक कितने आ जाते हैं? तो वो आते हैं 249 राजस्थान में टोटल वाटर ब्लॉक आ जाते हैं। अगर हम देखें तो डार्क जोन में कितने आते हैं? तो डार्क जोन में वाटर ब्लॉक कितने आते हैं? तो वो आते हैं 209। फिर अगर हम देखें तो सुरक्षित जोन में कितने आ जाते हैं? तो सुरक्षित जोन में आते हैं 40। यानी कि राजस्थान में कुल वाटर ब्लॉक कितने आते हैं? तो 249 जो वो राजस्थान में टोटल वाटर ब्लॉक आते हैं। उसमें डार्क जोन में अगर हम देखें तो 209 आते हैं। और अगर हम सुरक्षित क्षेत्र में देखते हैं, संरक्षित क्षेत्र में या संरक्षित जोन में अगर हम देखते हैं तो 40 जो है वो ब्लॉक आ जाते हैं। तो आप ये जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट नोट कर लो। फिर हम जो है वो आगे देखते हैं कि राजस्थान में जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में जो है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम जिसकी नदियां देखेंगे वो आंतरिक यानी कि अंतर प्रवाह की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे घग्गर नदी के बारे में। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी जो नदी आएगी, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम आंतरिक अपवाह तंत्र यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले जिस नदी के बारे में पढ़ेंगे वो घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे। घग्गर नदी तो ये हमारे राजस्थान का मैप, इसमें आप सभी को पता है इधर जो आती है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका हिमाचल प्रदेश से जो है वो इसका यानी कि घग्गर नदी का उद्गम होता है। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है।
फिर अगर हम देखें तो घग्गर नदी यहाँ से जो है वो इधर आता है हिसार, लेकिन इससे पहले, हिसार से पहले एक शहर आता है अंबाला। अंबाला कहाँ पे आता है? हरियाणा में आता है। हिसार कहाँ पे आता है? तो हरियाणा में आता है। इसके ऊपर यहाँ पे क्या आती है? तो यहाँ पे ओटू झील यहाँ पे आती है, और यहाँ पे एक सभ्यता आती है बनवारी सभ्यता। बनवारी सभ्यता हिसार में आती है, हरियाणा में आती है, घग्गर नदी के ऊपर आती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट करके रखना। इधर जो आता है वो एक सिरसा आता है, सिरसा। इधर पंजाब आता है, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और फिर हमारे राजस्थान में यहाँ पर एंटर करती है राजस्थान की टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से जो वो घग्गर नदी प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से घग्गर नदी प्रवेश करती है, और इसी के ऊपर यहाँ पे जो है वो एक भटनेर का दुर्ग भी बना हुआ है, लेकिन ये ऐसे आगे चली जाती है और आगे जाती है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हकरा के नाम से इसको जाना जाता है पाकिस्तान में। और इसके ऊपर यहाँ पे जो है वो भटनेर का दुर्ग बना हुआ है, भटनेर का दुर्ग। और भटनेर का दुर्ग कहाँ पे आ जाता है? तो हनुमानगढ़ में भटनेर का दुर्ग आ जाता है। हनुमानगढ़ में जो है वो यहाँ पे सेम की समस्या पाई जाती है। बड़ोपल नामक स्थान आता है, वहाँ पे सेम की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। हनुमानगढ़ में जो वो इसके ऊपर सभ्यताएं आती हैं। सभ्यताएं कौन कौन सी आ जाती हैं? तो सबसे बड़ी सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता, ये 3 सभ्यता इसके ऊपर आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ पे गंगानगर से होकर भी ये गुजरती है, यानी कि अगर हम देखें तो राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र, तो राजस्थान में इस घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे पहले ही टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये राजस्थान के दूसरे ज़िले गंगानगर में जाती है, और गंगानगर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था अनूपगढ़। अनूपगढ़ से जो है ये बाहर निष्कासित होती है और पाकिस्तान में जाती है। तो राजस्थान के 3 जिलों में जो है वो इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों में आता है। अब अगर हम बात करें तो इसके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं? तो घग्गर नदी को कई उपनामों के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको नट नदी कहा जाता है, नट नदी कहा जाता है, मृत नदी कहा जाता है, और इसको सोतर नदी कहा जाता है, द्वेषवती, द्वेषवती नदी के नाम से इसको जाना जाता है। हकरा नदी कहा जाता है, यानी कि इसको नट नदी कहा जाता है, मृत नदी कहा जाता है, सोतर नदी कहा जाता है, और ब्रह्मवर्त नदी या सरस्वती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्रह्मवर्त नदी या सरस्वती नदी, ब्रह्मवर्त नदी या सरस्वती नदी के नाम से इसको जाना जाता है, सोतर नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पंजाब का जो पटियाला शहर आता है, यानी कि पंजाब का पटियाला शहर जो है वो इस घग्गर नदी के किनारे ही आता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, पंजाब का पटियाला शहर पंजाब का जो पटियाला शहर आता है वो इस घग्गर नदी के किनारे ही आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे एक तलवाड़ा झील आ जाती है। तलवाड़ा झील जो है वो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में आ जाती है, और तलवाड़ा झील को जो वो राजस्थान की
घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में तो क्या कहा जाता है, नाली प्रदेश, और पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो पाक में इसको हकरा कहा जाता है। सॉरी, राजस्थान में तो इसको नाली कहा जाता है और पाकिस्तान में इसको हकरा कहा जाता है। यानी कि हम पढ़ रहे थे हमारे राजस्थान के आंतरिक अपोहा तंत्र में राजस्थान की या हमारे देश की सबसे लंबी नदी, यानी कि आंतरिक अपोहा तंत्र की देश की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर आ जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर आती है। घग्गर नदी को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे इसको मृत नदी कहा जाता है, सोतर नदी कहा जाता है, ब्रह्मव्रत नदी कहा जाता है, सरस्वती नदी कहा जाता है, द्वेषवती नदी कहा जाता है, और इसके साथ में इसको हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र आता है उसको नाली के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम जो है वो कालका, शिवालिक की पहाड़ी कालका हिमाचल प्रदेश से जो है वो इसका उद्गम होता है। फिर ये जो है वो हमारे अंबाला में आप सभी को पता है कि राफेल जो है उनके मतलब उतरे थे, राफेल लाए गए थे रशिया से, तो वहाँ पे उतरे थे। करंट का क्वेश्चन है तो आप ध्यान में रखना। फिर अगर हम बात करें तो हिसार हरियाणा में इसके ऊपर बनवारी सभ्यता बनी हुई है, और हिसार हरियाणा में जो है वो ओटू झील इसी के ऊपर आ जाती है। पंजाब का जो पटियाला शहर आता है वो भी इसी के पास में आता है। सिरसा भी जो है वो इसी नदी के किनारे आता है। फिर ये हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील से जो वो प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में भटनेर का किला या भटनेर का दुर्ग जो है वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, और इसके साथ में जो है वो तलवाड़ा झील जो है वो इसी नदी के ऊपर आ जाती है। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील को राजस्थान की सबसे नीची झील के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। और फिर अगर हम बात करें तो इसका जो है वो पहले जो इसका प्रवाह क्षेत्र था वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में था, लेकिन गंगानगर और बीकानेर को विभाजित करके नया जिला अनूपगढ़ बनाया गया था। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र जो है वो अनूपगढ़ में भी आता है थोड़ा बहुत। तो अभी जो है वो राजस्थान के 3 जिलों में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में और इसके साथ में अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ के बाद में ये जाती है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक, जहाँ पर इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई बेसिक सी जानकारी। तो आप सभी जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो। फिर हम नेक्स्ट यानी कि दूसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे, कातली नदी के बारे में। यानी कि हमारी दूसरी नदी आ जाती है कातली नदी। और कातली नदी आप सभी को पता ही है कि ये आंतरिक अपोहा तंत्र में आती है, यानी कि आंतरिक नदी आती है। इस कातली नदी को जो वो मौसमी नदी भी कहा जाता है, मौसमी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर अगर हम देखें हमारे राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग, तो कातली नदी का उद्गम जो वो खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से आ जाता है। मतलब इसका उद्गम और ये खंडेला की पहाड़ी कहाँ पे आ जाती है, तो ये सिक्कर में आ जाती है। कातली नदी का उद्गम जो वो खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है। सॉरी। फिर यहाँ पे जिला आता है नीम का थाना, और नीम का थाना जिले में जो है वो इस नदी के ऊपर एक गणेश्वर सभ्यता आती है, गणेश्वर सभ्यता आती है, और इसके साथ में सुनारी सभ्यता इसके ऊपर आ जाती है। यानी कि इस नदी के ऊपर सुनारी सभ्यता आ जाती है। सुनारी सभ्यता तो आती है खेतड़ी में, सॉरी, और गणेश्वर सभ्यता आती है नीम का थाना जिले में, और नीम का थाना जिला नया जिला बनाया गया है, ये आप सभी को पता ही है। तो सुनारी सभ्यता कहाँ पे आ जाती है, खेतड़ी में आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो ये दूसरे जिले में जाती है। दूसरा जिला कौन सा आ जाता है, तो झुंझुनू में आती है। झुंझुनू में आती है कातली नदी। झुंझुनू में आने के
क्योंकि इसका जो मतलब एंडिंग पॉइंट है यानी कि विलेय चूरू की सीमा पर, चूरू जिले में जाने से पहले जो है वो कांतली नदी का विलय हो जाता है, या कांतली नदी जो है वो समाप्त हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। चूरू की सीमा पर ही यह है विलुप्त हो जाती है, यानी कि चूरू की सीमा में जाने से पहले जो है ये विलुप्त हो जाती है। चूरू की सीमा के ऊपर ही ये विलुप्त हो जाती है। चूरू जिले में ये एंटर करती नहीं है कांतली नदी, यानी कि कांतली नदी जो आती है इसको मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है वो हमारे राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णता है। पूर्णता का मतलब होगा कि सिर्फ हमारे राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान में प्रवाहित होने वाली पूर्णतः जो है वो सबसे लंबी नदी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि घग्गर नदी जो है वो हमारे पूरे देश की सबसे लंबी नदी आती है आंतरिक अपवाह तंत्र में, क्योंकि वो मतलब पंजाब में, हरियाणा में और उसके बाद में पाकिस्तान यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नदी भी आती है उसमें। हाँ, घग्गर नदी में जो है वो आप ये फैक्ट और लिख लेना कि ये हमारे मतलब अंतर्राष्ट्रीय नदी आती है, यानी कि घग्गर नदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नदी भी आती है। कातली नदी जो आती है इसको मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर आती है, कहीं पे भी 134 भी देखने को मिल जाएगी। इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, तो खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पे आती है, सिक्कर में आती है। तो खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से इसका उद्गम होता है। फिर ये जाती है नीमका थाना में। नीमका थाना में जो है वो इसके ऊपर गणेश्वर सभ्यता बनी हुई है, सुनारी सभ्यता बनी हुई है। सुनारी सभ्यता कहाँ पे आ जाती है, खेतड़ी में आ जाती है, और गणेश्वर सभ्यता जो है वो नीमका थाना में आ जाती है। नीमका थाना जिला जो है वो सिक्कर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था, और फिर जाती है झुंझुनू में। चूरू की सीमा पे जाते हैं ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए ये राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है, सिक्कर में, नीमका थाना में, झुंझुनू में, ठीक है। अब ये जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम जो है वो तीसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरी नदी हमारी आती है काकनी नदी या काकन्ने नदी या फिर मशूरदी नदी। और ये नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो है वो हमारे पश्चिमी राजस्थान यानी कि कोठारी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में जो है ये जाती है ऐसे लहराती लहराती, फिर इसके बाद में ये मिठड़ी झील में विलय हो जाता है। यानी कि इस नदी का जो है वो किस झील में विलय हो जाता है, तो मिठड़ी झील में जो है वो काकनी नदी या काकन्ने नदी का विलय हो जाता है। और इसी झील यानी इसी नदी के ऊपर जो है वो एक झील बनी हुई है, जो कौन सी झील आ जाती है, बुज झील आ जाती है, जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन किया गया, तो आप ध्यान में रख लेना बुज झील। यानी कि इस काकनी या काकन्ने या मसूरदी नदी के ऊपर जो है वो एक झील आ जाती है जो कि बुज झील आती है, लेकिन ये बुज झील जो है वो हमारे जैसलमेर के रूपसी गांव में आती है, रूपसी गांव में। और ये जो है वो राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी मानी जाती है। सबसे छोटी क्योंकि इसकी कुल लंबाई सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर आती है। यानी कि यह नदी जो है वो अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी, अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो आती है वो काकन्ने नदी आती है। इसकी अगर हम कुल लंबाई के बारे में बात करें, कुल लंबाई कितनी आ जाती है, तो इसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर आती है। यानी कि इसकी लंबाई कुल कितनी आ जाती है, तो इसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर आ जाती है। और यह जो है वो बुज झील का निर्माण भी करती है। इसका विलुप्त यानी कि ये कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, तो मिठड़ा खाड़ी में जाके जो है विलुप्त हो जाती है।
करती है। यह भुज झील का निर्माण करती है। कुल लंबाई कितनी आ जाती है? 17 किलोमीटर आ जाती है। यानी कि राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी आ जाती है? तो काकड़नी नदी आ जाती है या मसूरदी नदी आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी आती है? तो इसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर आती है। ठीक है। फिर ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम कोठारी गांव आता है। ठीक है। कोठारी गांव जैसलमेर से जो है वो इसका उद्गम होता है और ये जो है वो भुज झील का निर्माण करती है। कहाँ पे करती है? तो रूपसी गांव जैसलमेर में करती है। फिर उसके बाद में ये जो है उसका विलुप्त यानी कि कहाँ पे जाके विलय हो जाती है? तो मिठड़ा खाड़ी, हाँ, मिठड़ा खाड़ी में जाके जो है ये विलुप्त हो जाती है और ये भुज झील का निर्माण करती है। तो इस छोटी सी नदी के बारे में जो वो आप नोट कर लो। फिर हम जो वो एक छोटी सी नदी के बारे में और पढ़ेंगे जो कि हमारी आ जाती है रूपनगढ़ नदी। फटाफट से नोट करो। फिर हम नेक्स्ट नदी देखते हैं रूपनगढ़ नदी। और रूपनगढ़ नदी को किन किन नामों से जाना जाता है ये भी आप सभी को पता है कि इसको जो वो लसवारी नदी कहा जाता है या फिर सॉरी रूपनगढ़ नदी को क्या क्या कहा जाता है? तो इसको एक आती है रूपनगढ़ नदी और एक आती है रूपा रेल नदी। तो इन दोनों नदियों में जो है वो डिफरेंट आता है। तो आप इन दोनों को डिफरेंट जो है वो ध्यान में रखना। ठीक है। तो अब हम जो है वो हमारी चौथी नदी के बारे में पढ़ते हैं जो कि आ जाती है रूपनगढ़ नदी। किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से जो वो रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। यानी कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। फिर ये जो है वो आगे जाके यानी कि इधर जो है वो सांबर झील में मिल जाती है। इसके ऊपर यहाँ पे जो है वो एक संप्रदाय आता है, निम्बारक संप्रदाय, जो कि कहाँ पे आता है? अजमेर में आता है। यानी कि ये जो रूपनगढ़ नदी है इसके ऊपर एक मतलब संप्रदाय आ जाता है, संप्रदाय आ जाता है जो कि निम्बारक संप्रदाय आता है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ आ जाती है, निम्बारक संप्रदाय की पीठ आ जाती है। और ये कहाँ पे आती है? तो अजमेर के भी इस्लामाबाद में आती है। क्योंकि आपसे जो वो जगह का नाम भी पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ इस्लामाबाद अजमेर में आ जाती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के सिर्फ 2 जिलों में आ जाता है। एक तो जो है वो अजमेर में आता है क्योंकि किशनगढ़ अजमेर से तो इसका उद्गम होता है। इसका विलेज जो है वो सांबर झील में हो जाता है। तो जयपुर ग्रामीण में भी जो है वो रूपनगढ़ नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है। तो राजस्थान के 2 जिलों में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट नदी हमारी आती है मेंथा, मेंढा या मंडा नदी के बारे में। यानी कि सॉरी मेंथा नदी, मेंढा नदी या मंडा नदी। अजीब अजीब से नाम है लेकिन इसी नदी के यह नाम है, तो आप इसको ध्यान में रख लेना। तो अब अगर हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम होता है। यानी कि मेंथा या मेंढा या मंडा नदी का उद्गम जो है वो मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से होता है। फिर इसके बाद में जो है वो ये जाती है आगे और सांबर झील में जाके ये विलय हो जाती है। सांबर झील में जाके विलय हो जाती है। लेकिन एक स्थान आता है लुणवा। लुणवा कहाँ पे आता है? तो डीडवाना कुचामन में लुणवा स्थान आता है जहाँ पे ये जो लुणवा
स्थान आता है यहाँ पर लुणवा के जैन मंदिर, लुणवा के जैन मंदिर स्थित है। यानी कि मेंथा नदी के ऊपर एक लुणवा स्थान आता है जिस पर लुणवा के जैन मंदिर स्थित है। और अगर हम बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कौन कौन से जिले आ जाते हैं? यानी कि मेंथा नदी का प्रवाह राजस्थान के टोटल 3 जिलों में नहीं होता है, बल्कि अभी 2 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। जो जिले कौन कौन से आ जाते हैं? तो मनोहरपुरा थाना की पहाड़ी, जयपुर ग्रामीण से तो इसका उद्गम होता ही है, तो एक तो जयपुर ग्रामीण आ जाएगा और इसके साथ में जो वो डीडवाना कुचामन जो वो नागौर जिले को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था। यानी कि हम 2 नदियों को एक साथ देख रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि रूपनगढ़ नदी जो आती है इसका उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से होता है और इसके ऊपर जो वो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ इस्लामाबाद अजमेर में बनी हुई है और इसका विलय यानी कि इसकी जो समाप्त जो है वो सांबर झील में जाके हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 2 जिले आ जाते हैं, अजमेर आ जाता है और जयपुर ग्रामीण आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम दूसरी नदी के बारे में बात करें तो वो मेंथा नदी या मेंढा नदी या मंडा नदी आती है, जिसका उद्गम जो है वो मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से होता है। इसके ऊपर एक लुणवा स्थान आता है जो कि डीडवाना कुचामन में आता है, जहाँ पर लुणवा के जैन मंदिर स्थित है और ये सांबर झील में जाके जो है वो विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 2 जिलों में आता है, जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामन में आता है। तो आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करो। फिर हम जो है वो नेक्स्ट नदी यानी कि अगली नदी साबी नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड से होता है। ठीक है, कोटपुतली बहरोड जो है वो जयपुर और अलवर को विभाजित करके नए जिले बनाए गए थे। इसके ऊपर जो है एक सभ्यता आती है जिसको जोधपुरा सभ्यता कहते हैं। जोधपुरा सभ्यता हाथी दांत के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। जोधपुरा सभ्यता अभी कहाँ पे आती है? तो कोटपुतली में आती है। पहले ये जयपुर में आती थी, उसके बाद में ये जो है वो विलय कहाँ पे हो जाती है, विलीन कहाँ पे हो जाती है? तो नजफगढ़ झील पटौदी गाँव गुरुग्राम हरियाणा में जाके जो ये विलय हो जाती है। ये राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है, कोटपुतली बहरोड में और खैरथल तिजारा में जो ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो कोटपुतली में आ जाता है, बानसूर में आ जाता है, बहरोड में आ जाता है, मुंडावर में आ जाता है, किशनगढ़ बास में आता है और तिजारा में जो है वो इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। ये तो हुई साबी नदी के बारे में इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमने दूसरी नदी देखी थी रूपारेल नदी। रूपारेल नदी जो आती है इसको रूपारेल नदी या रूपारेल या रूप नारायण नदी इसका उपनाम आ जाता है। लसवारी नदी या लसावरी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो रूपारेल नदी का उद्गम जो वो उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी तहसील अलवर से इसका उद्गम होता है। फिर अलवर के बाद में जाती है डीग में जो वो सिकरी बांध आता है जिसको ये नदी जो वो जलापूर्ति करती है। उसके बाद में जाती है भरतपुर में मोटी झील आ जाती है जिसको जलापूर्ति करने का काम जो वो इसके द्वारा किया जाता है। सिकरी बांध जो आता है वो कामा नगर व डीग के जो बांध आते हैं उनको जल भराव करने का काम या जल को भरने का काम जो है वो सिकरी बांध के द्वारा किया जाता है। रूपारेल नदी के ऊपर जो वो एक सभ्यता भी हमें देखने को मिल जाती है जो कि नोह सभ्यता आती है, जो कि कहाँ पे आती है? भरतपुर में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। एक तो अलवर में आ जाता है, इसके साथ में जो है वो कहाँ पे आता है? डीग में आता है और इसके साथ में भरतपुर में आता है। तो फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है वो अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली नदी हमारी आती है यानी कि 8वीं नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, बाणगंगा। पहले हम देख लेते हैं उपनाम क्या क्या आ जाते हैं। तो बाणगंगा नदी को जो है वो अर्जुन की गंगा कहा जाता है, रुंडित नदी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा कहा जाता है, रुंडित नदी कहा जाता है, ताला नदी इसको कहा जाता है, यानी कि ताला नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ताला नदी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है?
बैराट की पहाड़ी, विराटनगर, कोटपुतली बहरोड से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, यानी कि यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके बहाव के क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं? तो बहाव क्षेत्र कोटपुतली बहरोड से तो इसका उद्गम होता है, यानी कि बाणगंगा नदी का कोटपुतली बहरोड से उद्गम होता है। फिर उसके बाद में ये जाती है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद में जाती है दौसा, दौसा के बाद में जाती है भरतपुर, यानी कि कोटपुतली बहरोड से जयपुर ग्रामीण, उसके बाद में दौसा, भरतपुर, और उसके बाद में जाती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जाके फतेहाबाद में, उत्तर प्रदेश के बाद में फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। सॉरी, ये इसके प्रवाह क्षेत्र आता है, यानी कि बहाव क्षेत्र आता है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये नदी जो है वो जमुआ रामगढ़ बांध, यानी कि जयपुर ग्रामीण और अजान बांध को जो है वो भरतपुर में निर्मित है। इस नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध, जयपुर ग्रामीण, अजान बांध, में आपसे पूछ लेंगे। तो काकुन नदी पर जो सॉरी बाणगंगा नदी को जो वो अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है, रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। रुंडित नदी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कुछ जो है वो फैक्ट जो कि आप जो है वो पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपसे सिर्फ नाम पूछेंगे। ताला नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम बैराट की पहाड़ी, जो कि पहले जयपुर में आती थी लेकिन अभी कोटपुतली बहरोड में आ रही है। विराटनगर अभी कोटपुतली बहरोड में आ रहा है, तो इसका बहाव क्षेत्र कोटपुतली बहरोड, उसके बाद में ये जाती है जयपुर ग्रामीण, उसके बाद में दौसा, फिर उसके बाद में भरतपुर। भरतपुर में इसके ऊपर अजान डैम बना हुआ है, और जो जयपुर जो है उसमें जुमा रामगढ़ बांध जो है वो इसके ऊपर बना हुआ है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो घना पक्षी विहार आ जाता है केवलादेव, जो कि भरतपुर में आता है, उसको जलापूर्ति करने का काम जो है वो इस नदी के द्वारा किया जाता है, बाणगंगा नदी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक हमारी लास्ट नदी आ जाती है काकुंद नदी। तो काकुंद नदी जो आती है इससे रिलेटेड सिर्फ आपसे एक फैक्ट पूछेंगे कि ये जो है वो यहाँ पे बंदवारेठा बांध बना हुआ है, जो कि कहाँ पे आता है? भरतपुर में आता है, ठीक है। ये तो हुई हमारी अंतः प्रवाह अपवाह तंत्र के नदियाँ, यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र की जितनी भी नदियाँ थी वो मैंने सारी आपको कंप्लीट करवा दी है। तो हम अगले वीडियो में जो वो अरब सागर का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि हमारा चैनल जो है वो आगे और बढ़े, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के नोट्स बना लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।